अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे हमने स्टार्ट किया होता लास्ट लेक्चर के अंदर यूराइन सिस्टम, और उसमें हमने यूराइन सिस्टम क्या है और उसका फंक्शन क्या है, साथ साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करना है और साथ साथ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को। लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कि छोटी छोटी कुछ डक्ट्स होती हैं, नालियाँ होती हैं जिनका काम होता है यूराइन फार्मेशन का, वो यूराइन बनाती हैं। अब वो यूराइन जो है आगे फर्दर रीनल पेल्विस में इकट्ठा होता है और रीनल पेल्विस से यूरेटर के ज़रिए बाहर निकलता है किडनी से। तो उसके बाद वो जो नालियाँ हैं ना छोटी छोटी जो आगे यूराइन बना रही हैं, उसको आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। उन नालियों को हमने किसका नाम दिया था? नेफ्रॉन का नाम दिया था। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली हैं कितने हमारे किडनी के अंदर? तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है, 1 मिलियन नेफ्रॉन ये हमारी किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर मौजूद है। तकरीबन ये 10 लाख के करीब है, 10 लाख। क्लियर? और अगर दोनों किडनी की बात करें तो तकरीबन 20 लाख नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है? यूराइन फार्मेशन का, यूराइन फार्मेशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये गुर्दे की साख्ती और फेलियाती इकाई है। दैट मीन्स ये किडनी को बनाते भी है, साथ साथ किडनी का जो असल मेन फंक्शन है वो भी इसी नेफ्रॉन की वजह से परफॉर्म होता है। तो किडनी जो यूराइन बनाती है वो हकीकत में असल नेफ्रॉन ही बना रहा होता है। क्लियर बेटा? तो आगे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट पार्ट है इसका बेटा रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल, और नेक्स्ट इसका पार्ट है रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल। तो रीनल कार्पसल में फर्दर दो हिस्से आते हैं। एक को हम बेटा कहते हैं ग्लोमेरुलस, और नेक्स्ट पार्ट है इसका बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल। अब जो ग्लोमेरुलस है ये एक बंच ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का एक गुच्छा सा है जिसके अंदर 50 कैपिलरीज होती है। बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक गुच्छा सा है। और जो कैप्सूल है ये बेसिकली कप शेप स्ट्रक्चर है। फंक्शन इनका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कप शेप ये एक स्ट्रक्चर है। रीनल ट्यूब्यूल, अच्छा वैसे रीनल कार्पसल जो है डक्टलेस पार्ट है, इसके अंदर कोई डक्ट्स नहीं होती, कोई नालियाँ नहीं होती, डक्टलेस। क्लियर? उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर फर्दर 3 हिस्से आते हैं बेटा। इसमें फर्दर 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट वन पार्ट है इसका प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लूप ऑफ हेनले। और जो थर्ड पार्ट है बेटा वो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बेसिकली इसके जो 3 ये पार्ट्स आ रहे हैं सब के अंदर डक्ट्स मौजूद हैं, तो इसलिए हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ये डक्ट्स प्रेजेंट हैं, नालियाँ मौजूद हैं। क्लियर? तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को हम एब्रीवेशन में पीसीटी कहते हैं और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को हम डीसीटी कहते हैं, डीसीटी। लूप ऑफ हेनले जो है फर्दर इसको आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक इसका असेंडिंग पार्ट है और एक डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट और साथ साथ असेंडिंग पार्ट है। तो इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं उस मशीनरी के अंदर जो आगे यूराइन बना रही है, जिसका नाम क्या है बेटा? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को आगे फर्दर हमने 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया हुआ है। रीनल कार्पसल जिनके अंदर कोई डक्ट्स मौजूद नहीं है, इसमें 2 हिस्से आएंगे, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरीज है, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद हैं, नियर अबाउट 50 के करीब जो है ना इनके अंदर कैपिलरीज मौजूद हैं। बोमेन कैप्सूल जो है ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक डक्ट वाला हिस्सा शुरू होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके फर्दर 3 हिस्से हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसका एब्रीवेशन पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले जो कि एक यू शेप स्ट्रक्चर है, और इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, डिसेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है, और फिर उसके बाद है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हम डीसीटी भी कहते हैं। तो ये हिस्से हैं नेफ्रॉन के। तो इनको ज़रा हम डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है, अपीयरेंस कैसे होती है। बट रेड शेप में ये आपको बंच ऑफ कैपिलरीज नज़र आ रहा है। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर ये जो हमें पार्ट नज़र आ रहा है ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस।
अब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है जिसकी सफाई करनी होती है इस नाली के जरिए। ये जो नाली आपको नज़र आ रही है बेटा, इसको एफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल्स। क्लियर। तो एफरेंट आर्टेरियल के ज़रिए वो ब्लड आएगा जिसकी सफाई करनी है, और यहाँ पर बहुत सारी नालियों का यानी कि 50 के करीब कैपिलरीज का गुच्छा सा मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसका काम होता है उस ब्लड की सफाई करना। फिर उसके बाद जो ब्लड साफ ब्लड है वो इस बारीक सी नाली के ज़रिए, देखिए दोनों के डायमीटर में फ़र्क है। जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर ज़्यादा है, जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर कम है। तो जो साफ ब्लड है वो इफरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए बाहर आएगा ग्लोमेरुलस से। क्लियर। इसको हम इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। इसके साथ ई लगाएंगे, इफरेंट। ई से एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, जो ब्लड आएगा साफ होने के बाद बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद जो कचरा है या हम उसे कहते हैं वेस्ट मटेरियल है, इसके साथ साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, सफाई के बाद वो सारा मटेरियल किस में आ जाएगा, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है बट इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये हमारे पास है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल के बाद आगे जो है ये एक थोड़ा सा फोल्डेड एरिया हमें नज़र आ रहा है। ये जो डक्ट नज़र आ रही है यहाँ से लेकर, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा देखें ना, तो आपको ये सारी नालियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये सारा नाली वाला जो पार्ट है ना, इसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इनके अंदर कोई डक्ट नहीं है, कोई नाली नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों को मिला के, ग्लोमेरुलस को भी और बोमेन कैप्सूल को भी मिला के हम क्या कहते हैं, ये रीनल कार्पसल है हमारे पास। फिर उसके बाद ये आपको कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है थोड़ा सा बलदार नाली वाला हिस्सा, ये हमें नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऑलरेडी इसका मुकम्मल जो नेम है वो हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है वो एक यू शेप का हमें नज़र आ रहा है। ये जो यू शेप का हमें हिस्सा नज़र आ रहा है बेटा, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। क्लियर। और लूप ऑफ हेनले पे अगर आप गौर करें तो ये जो इसकी नाली है ना, ये इसकी जो डायरेक्शन है या इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो डिसेंड होता है, नीचे की तरफ ये आती हुई नाली है। क्लियर। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के फर्दर दो हिस्से होते हैं, एक ये आपको थिक हिस्सा नज़र आ रहा है और एक ये आपको थिन हिस्सा नज़र आ रहा है। तो इसके दोनों डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के दोनों पार्ट होते हैं, थिक भी होता है और थिन सेगमेंट भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, ये जो पार्ट है यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो नाली ऊपर की तरफ जा रही है तो हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर। और फिर उसके बाद अगर आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे गौर करें तो एक तो इसका ये बारीक सा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये आगे जाकर थोड़ी सी वाइड हो जाती है तो हम कहते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले दो पार्ट डिवाइड हो गए, एक तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसके थिक सेगमेंट भी है शुरू में और थिन सेगमेंट है, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में शुरू में उसका थिन सेगमेंट है और फिर उसके बाद उसका थिक पार्ट आता है। फिर उसके बाद थिक लूप ऑफ हेनले के बाद फिर दोबारा वही कन्वोल्यूशन होती है, दोबारा वही फोल्ड्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको डिसेंडिंग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन्हें कहते हैं। क्लियर। तो अब यूराइन जो बनेगा वो क्या होगा, ये जो ग्लोमेरुलस है इसके ज़रिए जो वेस्ट मटेरियल साफ़ होगा उसके साथ साथ कुछ अहम चीज़ें भी साफ़ हो जाएंगी, और वो किसके अंदर वेस्ट मटेरियल आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। बोमेन कैप्सूल से फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है यानी कि जो ब्लड की कंपोजिशन को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कराई जाएगी इस सारे हिस्से के अंदर, यहाँ तक बल्कि यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर भी उसकी जो है आगे क्या की जाती है, रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। यानी उसमें से जो अहम मटेरियल है उसको निकाल कर ब्लड में शामिल किया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल यहाँ आके सारा कलेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, यूराइन कहते हैं। तो इस तरीके से ये अपना जो नेफ्रॉन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये बात याद रखनी है, इसको डिटेल से तो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी वजाहत के साथ हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्लोमेरुलस अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से के अंदर रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है, इस सबको हमने डिटेल से बाद में डिस्कस करना है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर कितने तरह के होते हैं, तो फर्दर हम उन्हें दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। दो टाइप्स के नेफ्रॉन है और बोर्ड में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन डिफरेंस के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कार्टिकल नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं।
The type of nephron arranged at the border of cortex and medulla and their loop of Henle is deep into inner medulla. ये लाइन जो है थोड़ी सी याद करते हुए हमें कन्फ्यूजन काज करती है, तो वो ज़रा देखते हैं, दोबारा इसको सुने। ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पर अरेंज हो और उनकी जो लूप ऑफ हेनले है वो इनर मेडुला तक गहरी हुई हो, ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। ये नेफ्रॉन आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, रेड लाइन से ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है, क्लियर, और उसके बाद रेड लाइन से नीचे वाला एरिया जो है वो मेडुला है। तो हमने ये पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि कॉर्टेक्स रीजन कौन सा होता है और मेडुला रीजन कौन सा होता है। इस नेफ्रॉन पे अगर आप गौर करें तो ये नेफ्रॉन मैंने एक सिंपल आपको स्केच के तौर पर समझाया है कि इसके अगर आप देखें तो इसके 3 पार्ट्स, ऊपर वाला हिस्सा जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको हम क्या कहते हैं? बोमैन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है। लेकिन इसकी लूप ऑफ हेनले को अगर हम देखें तो डीप इनटू इनर मेडुला, मेडुला का ऊपर वाला हिस्सा आउटर मेडुला कहलाता है और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो इनर मेडुला कहलाता है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं ना, कॉर्टेक्स और मेडुला का बॉर्डर है। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन विच आर अरेंज्ड अलॉन्ग बॉर्डर ऑफ cortex and medulla and their loop of Henle descend down into deep inner medulla, जो इनर मेडुला तक जिनकी लूप ऑफ हेनले फैली हुई हो, ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। मेडुलरी नेफ्रॉन हम कहेंगे इन्हें, क्लियर। तो ये होप्स आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। उसके बाद कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, ऐसे नेफ्रॉन जो ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद हो, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, आप इस नेफ्रॉन को मैंने ड्रॉ किया है, इसको आप देख रहे होंगे, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किस रीजन में है? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर है। थोड़ा सा हिस्सा इसका जो लूप ऑफ हेनले का वो मेडुला में होता है। बहरहाल ज़्यादा हिस्सा चूँकि कॉर्टेक्स रीजन में है तो ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। सेकेंड जो डिफरेंस ये है कि देयर बोमैन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर इन इनर कॉर्टिकल रीजन नियर मेडुला। अगर आप जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो इनका ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है बोमैन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डीसीटी और पीसीटी ये, और बीसी का मतलब है यहाँ पर बोमैन कैप्सूल। तो इनका जो है ये किस रीजन में मौजूद है? कॉर्टेक्स जो मेडुला के करीब का हिस्सा है, इसको हम इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इनर कॉर्टेक्स पे नियर मेडुला के करीब ये सारे आपको रीजन नज़र आएंगे। जबकि अगर आप बोमैन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसकी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो ये तकरीबन आउटर कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है। तो ये कॉर्टेक्स जो बॉर्डर के करीब है उसको इनर कॉर्टेक्स कहते हैं और उससे थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो आपको पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या डीसीटी है, ये आपको नज़र आ रहा है कि आउटर कॉर्टिकल रीजन में ये मौजूद है। उसके बाद इनके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले मौजूद होती है। इनके पास जो लूप ऑफ हेनले है, इनकी जो लूप ऑफ हेनले है वो थोड़ी सी लेंथी होती है और इसी वजह से ये मेडुला के अंदर तक जो है ना ये पेनिट्रेट कर रही होती है। जबकि अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तो इनकी लूप ऑफ हेनले थोड़ी सी शॉर्ट होती है, मेडुला रीजन के अंदर आपको ये नज़र नहीं आएगी या थोड़ी बहुत वहाँ तक होती है, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इधर लूप ऑफ हेनले की लंबाई या लेंथ कम होती है। उसके बाद वासा रेक्टा इज़ प्रेजेंट और यहाँ वासा रेक्टा एब्सेंट है, यानी कि जो हमारे पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इनकी जो लूप ऑफ हेनले है ना, इनके गिर्द एक यू शेप, जैसे लूप ऑफ हेनले ऐसे यू शेप एक नाली होती है, खून की नालियाँ होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो ये आपको वासा रेक्टा नज़र आती हैं किसके अंदर बेटा? ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। और वासा रेक्टा यहाँ आपको लूप ऑफ हेनले के गिर्द यहाँ नज़र नहीं आएगी जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये एब्सेंट होती है और उसके बाद जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा आपको नज़र आती है। एक और डिफरेंस जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं ना बेटा, ये जो कंसनट्रेटेड यूराइन बनाते हैं, कंसनट्रेटेड यूराइन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर डाइल्यूट यूराइन बनता है, डाइल्यूट यूराइन। इसका मतलब ये हुआ कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा होंगे उनमें यूराइन बनने का जो प्रोसेस है ज़्यादा होगा और वो ज़्यादातर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते होंगे, पानी के अंदर रहते होंगे, ताकि ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना हो, उसको यूराइन के ज़रिए बाहर निकाला जा रहा होगा, तो उनकी बॉडी के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा होंगे। और जो खुश्की पर रहते हैं, जिनको ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर यूराइन को कंसनट्रेट करके बाहर निकाला जाता है, तो उनके अंदर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और इसके अलावा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, उसके हर एक सेगमेंट का क्या फंक्शन होता है उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, या उस टॉपिक को हम यूराइन फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।